कहते हैं प्यार अंधा होता है, उसमें जात पात रंग रूप और उम्र मायने नहीं रखती। ऐसा ही कुछ हमें अंकुर और मानसी के बीच में भी देखने को मिलता है, जहां 24 साल के अंकुर को 34 साल की मानसी से प्यार हो जाता है। दोनों की उम्र में पूरे 10 साल का अंतर होता है, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों बिना समाज की परवाह किए शादी कर लेते हैं। शादी के 3 हफ्ते बाद, चलो मानसी, आज हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। हाँ ठीक है, मैं भी तैयार होकर आई। मानसी फटाफट से तैयार होकर आ जाती है, जिसके बाद दोनों बाहर घूमने जाते हैं। वहीं उन्हें एक रेस्टोरेंट में अपने कॉलेज के कुछ पुराने दोस्त भी मिल जाते हैं। अरे अंकुर, मानसी, कैसे हो तुम दोनों? तुम लोग तो आजकल ईद का चांद हो गए हो। शादी के बाद दिखाई नहीं देते। वो क्या है ना, शादी के बाद मैंने कॉलेज छोड़ दिया था। अब तो घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती। और मैं भी बढ़िया सी कंपनी में जॉब करने लगा हूँ, इसलिए तुम लोगों से मिलने का टाइम ही नहीं मिलता। वो सब तो ठीक है यार, लेकिन तुम दोनों ने शादी क्यों की? ये कैसा सवाल है? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए हमने शादी कर ली। क्यों मानसी, तुझे शादी करने के लिए अपने हम उम्र का कोई लड़का नहीं मिला क्या, जो तूने अपने से 10 साल छोटे लड़के से शादी कर ली? हाँ यार मानसी, तुम दोनों किसी भी एंगल से पति पत्नी जैसे नहीं लगते। ऐसा लगता है जैसे तुम इसकी माँ हो और ये तुम्हारा बेटा। बस करो तुम लोग। जब हम दोनों साथ में खुश है तो तुम लोगों को क्या दिक्कत है? अंकुर देख भाई, बुरा मत मान, लेकिन यही सच है। कहाँ तुम इतने हैंडसम और कहाँ ये मानसी 2 बच्चों की माँ जैसी लगती है। इतने में सब हंसने लगते हैं। दिनेश और बाकी सबकी बातों से मानसी को बेहद शर्मिंदगी महसूस होती है। सभी की बातें उसके दिल में खंजर की तरह चुभने लगती है। वो किसी से बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है, जिसके बाद अंकुर भी उसके पीछे जाता है। मानसी, मानसी, तुम वहां से क्यों अचानक चली आई? कितने टाइम बाद तो हम सब मिल रहे थे। तुमने सुना नहीं अंकुर, वो लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे थे? अरे तो उनके बोलने से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन मुझे पड़ता है। वो लोग तुम्हारे सामने मेरा मजाक उड़ा रहे थे और तुम चुपचाप सब सुन रहे थे। मानसी, तुम क्यों एक छोटी सी बात को इतना बड़ा बना रही हो? और वैसे देखा जाए तो वो लोग गलत भी क्या बोल रहे थे? अब तुम मुझसे 10 साल बड़ी हो तो वो बोलेंगे ही ना। इसमें इतना बुरा मानने वाली कौन सी बात है? दोनों की लड़ाई झगड़े की आवाज सुनकर अंकुर के माता पिता वहां आ जाते हैं। अब क्या हुआ तुम दोनों को? क्यों इतना झगड़ रहे हो? देखिए ना मम्मी जी, बाहर हमारे कॉलेज के कुछ दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे थे और ये चुप थे। वाह पापा, आप लोग ही बताइए, मैं क्या करता? अब तुम दोनों ने शादी की है तो फिर तुम दोनों को ही सबकी बातें सुननी पड़ेगी ना। इसमें कोई भला क्या कर सकता है? आज लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, कल अंकुर का भी उड़ाएंगे। इन सब बातों को नजरअंदाज करना सीखो, वरना ये सारी चीजें तुम्हारी गृहस्थी उजाड़ देगी। अगले दिन, मानसी, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, तुम लंच वहीं लेकर आ जाना। ठीक है, आप आराम से जाना। इस तरह अंकुर ऑफिस के लिए निकल जाता है, जहां आज अंकुर को अपने बॉस से बहुत डांट भी पड़ती है, जिससे दुखी होकर वो अपने टेबल पर बैठकर काम कर रहा होता है। तभी वहां मानसी आ जाती है। क्या हुआ अंकुर, तुम इतने परेशान क्यों हो? कुछ नहीं मानसी, बस आज बॉस ने थोड़ा डांट दिया। बॉस ने डांटा? लेकिन क्यों? वो सब छोड़ो ना, तुम खाना रख कर जाओ, अभी मुझे बहुत काम है। और हाँ, मुझे आने में आज देर हो सकती है। ठीक है। इतना कहकर मानसी जा रही होती है, तभी वहां अंकुर के ऑफिस का कोई साथी आ जाता है। अरे आंटी जी, नमस्ते, कैसी हो आप? मानसी एक टक से उसे देखने लगती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो उसे क्या जवाब दे। मैं ठीक हूँ, लेकिन आप? मैं आपके बेटे का दोस्त हूँ,
आपके बेटे ने कभी बताया नहीं मेरे बारे में। दक्ष की बातों से मानसी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये माँ नहीं, बीवी है मेरी। अबे क्या बात कर रहा है, ये तेरी बीवी है? हाँ, और चल माफी मांग मेरी बीवी से। इसमें माफी मांगने वाली कौन सी बात है? कोई भी इन्हें देखकर तेरी माँ ही समझेगा। वैसे कितने साल का फर्क है तुम लोगों की उम्र में? अब ये मुझसे 10 साल बड़ी है। अंकुर का जवाब सुनकर दक्ष की हंसी छूट पड़ती है। क्या? तूने अपने से 10 साल बड़ी लड़की से शादी की है? अरे इतनी बड़ी तो किसी की दीदी भी नहीं होती जितनी तेरी बीवी है। तुम होती कौन हो हमारे रिश्ते पर सवाल उठाने वाले? ना जी ना, मैं कहा तुम लोगों के रिश्ते पर सवाल उठा रहा हूँ। ये तो अच्छी बात है, बल्कि आप इसे सब सिखा देना, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। आखिर दीदी की उम्र की लड़की से शादी करने का कुछ तो फायदा होना चाहिए। दक्ष की बातें इस बार मानसी के साथ साथ अंकुर को भी चुभ जाती है। करा देना बेइज्जती, पड़ गई दिल को ठंडक। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, दफा हो जाओ यहां से। अंकुर के इस रौद्र रूप को देखकर मानसी डर जाती है और तुरंत वहां से चली जाती है। घर जाकर वो जोर जोर से रोने लगती है। अपनी बहू को रोता देख गंगा उसे चुप कराने आती है। अरे क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? माँ जी, मैं आज अंकुर के ऑफिस गई थी। वहां उसके ऑफिस के लोगों ने फिर से मेरी उम्र का मजाक उड़ाया और इस बार तो अंकुर ने अपने दोस्त को चुप कराने के बजाय उल्टा मुझे डांट दिया। ये सारी बातें तो अब तुम दोनों को उम्र भर सुननी पड़ेगी। ये समाज है बेटा, ये लोग यहाँ बैठे ही इसलिए हैं कि तुम्हें आते जाते टोक सके, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनकी बातें अपने दिल पर लगाकर रोती रहो। अब शादी की है, निभानी तो पड़ेगी ना। शायद आप सही बोल रही हैं मम्मी जी। इन लोगों की बातें सुनकर मैं अपनी गृहस्थी में आग नहीं लगा सकती। शाम को अंकुर घर आता है और वो बिना मानसी से बात किए अपने रूम की ओर चला जाता है। मानसी भी उसके पीछे जाती है। क्या हुआ अंकुर, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? अब तक नाराज हो? तुम जानती हो मानसी, तुम्हारे कारण ऑफिस में सब लोग कितना हंसे मुझ पर। तुम्हें अंदाजा भी है कुछ? पर इन सब में मेरी क्या गलती है? तुमने ही बोला था ना मुझे ऑफिस में लंच लाने के लिए, और उन लोगों ने सिर्फ तुम्हारी ही नहीं मेरी भी खिल्ली उड़ाई थी। जब मैं सब कुछ भूल सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं? तुम भूल सकती हो क्योंकि तुम्हें तो घर पर ही रहना है, लेकिन मुझे तो रोज ऑफिस जाना पड़ता है ना। अब तुम्हारे कारण रोज मुझे उनकी बातें सुननी पड़ेगी। अंकुर की बातों से मानसी का पारा भी हाई हो जाता है। तुम्हें आज कुछ लोगों ने जरा सी बातें क्या सुना दी, तब तुम्हारा ये हाल है? कभी मेरे बारे में सोचा है तुमने? और क्या कहा तुमने कि मुझे तो घर पर ही रहना है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? देखो, मुझसे अभी कोई बात मत करो, मेरा दिमाग अभी बहुत गर्म है। सुनना पड़ेगा। सुनो, जब भी घर में तुम्हारे कोई रिश्तेदार या फिर पड़ोसी आते हैं ना, तो वो लोग सबसे पहले मुझे ताने मारते हैं। इतना ही नहीं, जब मैं बाहर सब्जी लेने के लिए निकलती हूँ ना, तो लोग हंसते हैं मुझे देखकर। लेकिन मैंने कभी तुमसे कोई शिकायत नहीं की, और तुम्हें आज जरा सी बातें क्या सुननी पड़ी, तुम मेरे ऊपर ही चढ़ने लगे। अरे तो इसमें गलत भी क्या है? अब तुम मुझसे 10 साल बड़ी हो तो लोग तो हंसेंगे ही ना। पता नहीं मेरी हिम्मती कहाँ मारी थी जो मैंने तुमसे शादी की। अंकुर और मानसी का ये झगड़ा बाहर खड़े गंगा और गंगाधर भी सुन रहे थे। अंत में लड़ाई बढ़ती देख दोनों अंदर जाते हैं। बस करो तुम दोनों, पिछले आधे घंटे से लड़े जा रहे हो। पर माँ, अब मैं तंग आ चुका हूँ इससे। तुम दोनों ने अपनी मर्जी से खुशी खुशी शादी की थी, तो फिर अब उम्र को लेकर लड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।
जिसे जो कहना है कहने दो, तुम लोग अपने भविष्य पर ध्यान दो बस। इसी तरह दिन बीतते रहते हैं। समय की तेज रफ्तार के साथ दोनों के बीच की दूरियां भी बढ़ने लगती है। आए दिन उन्हें कोई ना कोई टोकता, जिसके बाद फिर से दोनों की लड़ाई होती और इन सब से अब घर के बाकी सदस्य भी परेशान होने लगे थे। एक दिन इन दोनों के बीच झगड़े कम होने का तो नाम ही नहीं ले रहे। समझ में नहीं आता कि इन दोनों का क्या करना चाहिए। मुझे लगता है हमें इन दोनों का तलाक करवा देना चाहिए। शायद तब ये दोनों शांति से अलग अलग रह सकेंगे। अब तो मुझे भी बस यही रास्ता दिखाई दे रहा है। तलाक के बाद तो दोनों कम से कम सुखी रह पाएंगे। दोनों बात कर रहे होते हैं कि उन्हें फिर से अंकुर और मानसी के लड़ने की आवाज आती है। दोनों भागकर उनके रूम की ओर जाते हैं। तुम समझते क्या हो खुद को? मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारे रोज रोज के तानों से। मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। खुद को देखा है, आंटी लगती हो पूरी। अगर ऐसी ही बात है तो मुझसे शादी क्यों की तुमने? उन दिनों जरूर मेरे ग्रह खराब चल रहे होंगे जो मैंने तुमसे शादी की। ग्रह तुम्हारे नहीं, मेरे खराब चल रहे थे जो मैंने तुमसे शादी की। तुम्हारी नजर तो कॉलेज के शुरुआती दिनों से ही मुझ पर थी। कोई मौका नहीं छोड़ती थी तुम मेरे आसपास भटकने का। हाँ, तुम शायद भूल रहे हो अंकुर जी, शादी के लिए तुमने मुझे प्रपोज किया था, मैंने नहीं। हाँ, इतना सज धज के कॉलेज आओगे तो लोग तुम्हें प्रपोज ही करेंगे ना। मुझे पता नहीं था अंकुर, शादी के बाद तुम इतना बदल जाओगे। मुझे घिन आने लगी है अब तुमसे। अंकुर कुछ बोलता उससे पहले ही गंगा और गंगाधर भी अंदर आ जाते हैं। अगर तुम दोनों एक दूसरे से इतने ही परेशान हो चुके हो कि बिना झगड़े के एक पल साथ नहीं रह सकते, तो फिर तुम दोनों तलाक क्यों नहीं ले लेते? तलाक? ये अब क्या बोल रही है माँ? ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी माँ। अगर तुम दोनों को जिंदगी भर ऐसे ही लड़ना है तो इससे अच्छा है कि तुम दोनों तलाक ले लो। ये तो हमने सोचा ही नहीं। अच्छा किया डैड जो आप दोनों ने बता दिया। कम से कम अब मेरी आगे की लाइफ तो बर्बाद होने से बच जाएगी। मैं भी तलाक के लिए तैयार हूं। ये 10 साल बड़ी बीवी के ताने सुनने से तो अच्छा है कि मैं जिंदगी भर कंवारी रह जाऊं। मानसी और अंकुर आपसी सहमति के बाद कोर्ट जाकर तलाक ले लेते हैं। लेकिन आप ही बताइए, इनका ये फैसला कितना सही है और कितना गलत? क्या लोगों के तानों से बचने का बस यही एक आखिरी रास्ता था? क्या आपकी नजर में भी प्यार और शादी में उम्र मायने रखती है? अनीता, मैंने पेंटर और प्लम्बर को काम समझा दिया है। उनका काम हो जाए तो काम वाली बाई को ले जाकर सफाई करवा देना। बेवजह काम बढ़ गया। क्या जरूरत थी विनीता को यहाँ पड़ोस का घर दिलाने की? अरे तुम्हारी छोटी बहन है, अब वो इस शहर में शिफ्ट हो रही है तो मैंने सोचा कि उसकी मदद कर दूं। अरे तो कर देते ना मदद, लेकिन पड़ोस का घर ही क्यों? इसमें क्या हुआ मम्मी? मासी और मौसा जी पास रहेंगे तो कितना मजा आएगा। अरे चुप कर चिंकी, कुछ भी बोलती है। जा अपना होमवर्क कर। अनीता की छोटी बहन विनीता के पति विकास का ट्रांसफर अनीता के शहर में हो गया था और अनीता के पति अमर ने अपने पड़ोस का घर किराए पर ले लिया। लेकिन अपनी छोटी बहन के पड़ोसन बनने पर अनीता खुश नहीं थी। मम्मी पापा देखो मासी आ गई। आप दोनों को आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं, हम तो आराम से आ गए। मुश्किल तो मुझे हुई। घर इतना गंदा था कि काम वाली देख के ही भागी। मुझे ही पूरी सफाई करनी पड़ी। थैंक यू दीदी। कैसी हो तुम? अभी तक तो ठीक थी, आगे का पता नहीं। तुम ये सब छोड़ो और खाने की तैयारी करो। ये लोग इतना लंबा सफर करके आए हैं। नहीं नहीं जीजू, बाहर से ही मंगवा लेते हैं। दीदी पहले ही थकी हुई है ना, ऊपर से इतने लोगों का खाना बनवा कर उन्हें परेशान मत करो।
परेशान तो होना ही पड़ेगा ना, वरना सब कहेंगे कि छोटी बहन और जमाई को खाना तक नहीं खिलाया। मुझे नहीं चाहिए ये बदनामी। बनाती हूँ सबका खाना। चलो मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ दीदी। विनीता जितने प्यार से बर्ताव करती, अनीता उस पर उतनी ज्यादा चिढ़ती। अमर और अनीता लिविंग रूम में बैठे थे और तभी विनीता आती है। दीदी, जीजू। अरे विनीता, आओ आओ। क्या हुआ? क्या काम पड़ गया अब? काम कुछ नहीं है दीदी, मैंने आस पड़ोस की लेडीज को चाय पर बुलाया है। नई जगह पर नए दोस्त भी तो बनाने पड़ेंगे ना, तुम भी आ जाना दीदी। मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं होती। अरे सारा काम तो निपट गया है ना तुम्हारा, चली जाओ ना। तुम चुप रहो जी, तुम्हें क्या पता घर में कितने काम होते हैं। मैं नहीं आ पाऊंगी। ठीक है दीदी, फिर भी कोशिश करना। देखा, ये इसकी बचपन की आदत है। आते ही मेरे दोस्तों को मुझसे छीनना शुरू कर दिया इसने। ये क्या कह रही हो तुम? अब वो यहाँ रहने आई है तो पड़ोसियों से दोस्ती तो करेगी ना। तुम नहीं जानते उसे। बचपन से उसने मेरे दोस्त, परिवार, मेरे खिलौने सब कुछ छीना है। एक दिन 4 बजे का कह के गई थी, पता नहीं कहाँ रह गई ये लड़की। 6 बज गए हैं। अपने दोस्तों के साथ होगी, आ जाएगी। इतनी देर कभी नहीं होती उसे। तभी चिंकी आती है। चिंकी, आ गई बेटा? कहाँ रह गई थी तू? मम्मी, मैं वो विनीता मौसी के घर पर थी। देखो, मौसी ने मुझे कितने सारे टॉयज दिए हैं। क्या? मैं यहाँ चिंता में मरी जा रही हूँ और तू उस विनीता के साथ खेल रही थी? फेंक ये खिलौने, फेंक और जा कमरे में जाकर पढ़ाई कर। आप गंदी हो। विनीता मौसी तो मुझे कभी नहीं डांटती। इतना क्यों डांट दिया बच्ची को? क्यों डांटा? देखा ना तुमने, ये विनीता अब मेरी बच्ची को भी मुझसे दूर कर रही है। जलन के मारे अनीता इतनी अंधी हो गई थी कि विनीता जो भी करती उसे एक चाल ही लगती। विनीता कुछ ना भी करती, फिर भी वो उससे लड़ने के बहाने ढूंढने लगती। ये देखो, अपने घर का कचरा मेरे घर के सामने फेंक दिया। अरे सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो इतना? मैंने कहा था ना, ये विनीता मुझे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। देखो, अपने घर का सारा कचरा हमारे घर के सामने जमा कर दिया इसने। तभी विनीता और विकास बाहर आते हैं। क्या हो गया दीदी? ओहो, मासूमियत तो देखो इसकी, जैसे कुछ पता ही नहीं। मैं समझी नहीं दीदी। अरे ये तेरे घर का कचरा तूने मेरे घर के सामने क्यों फेंक दिया? नहीं दीदी, मैंने तो नहीं फेंका। झूठ मत बोल, हम दोनों के ही घर हैं आसपास, तो और तो कोई आएगा नहीं ना कचरा डालने के लिए। विनीता सच कह रही है दीदी, वो सुबह से बाहर ही नहीं आई। आप बीच में मत बोलिए दामाद जी, आपको नहीं पता, बचपन से ही मुझे परेशान करके इसे बहुत मजा आता है। ये क्या बकवास कर रही हो? कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो? तो इससे पूछो ना, इसने कचरा क्यों फेंका? अरे वो कह रही है ना कि उसने कचरा नहीं फेंका तो बात खत्म। विनीता, तुझे क्या दुश्मनी है मुझसे? पहले मेरी सहेलियां, मेरी बच्ची और अब मेरे पति को भी मेरे खिलाफ कर दिया। अरे चाहती क्या है तू? कैसी बात कर रही हो दीदी? मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्यों करती है वही तो समझ में नहीं आ रहा। बचपन में भी माँ और बाबूजी भी हमेशा तेरे गुण गाते रहते थे, पड़ोसी भी, स्कूल में टीचर भी, सब मुझे तेरे नाम के ताने मारते। यहाँ तक कि मेरे कॉलेज के दोस्तों को भी तूने मुझसे छीन लिया और वो तेरे दोस्त बन गए। मैंने सोचा था शादी के बाद तुझसे पीछा छूट जाएगा, लेकिन तू यहाँ भी आ गई।
मेरी नई जिंदगी मुझसे छीनने के लिए ना? जो मुंह में आ रहा है बके चली जा रही हो तुम, चुप हो जाओ। नहीं जीजू, दीदी को बोलने दीजिए। बचपन से इसके मन में ये गलत फहमी है। मैं भी तो सुनूं कि जिस बहन से मैं इतना प्यार करती हूँ वो मेरे बारे में क्या सोचती है। गलतफहमी आज सच में बदल गई है ना? ये कचरा इस बात का सबूत है कि विनीता मुझे परेशान करना चाहती है। अरे भाभी जी माफ कीजिएगा, ये कचरा यहाँ छोड़कर चला गया मैं। क्या मतलब? भाई साहब, सड़क की सफाई करते करते मेरे पेट में ना हलचल होने लगी, तो मैं हल्का होने सुलभ शौचालय चला गया था, कचरा यहाँ इकट्ठा करके। अरे भैया, तुम्हारे हल्का होने के चक्कर में यहाँ भारी टेंशन हो गया। सॉरी सॉरी भाई साहब, मैं अभी हटा देता हूँ कचरा। अब बोलो अनीता, क्या कहना है तुम्हें अपने सबूत के बारे में? एक बार मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन बचपन से जो कुछ किया है इसने, उसका क्या? विनीता, विकास, इसका ना दिमाग खराब हो गया है। मैं तुम दोनों से माफी मांगता हूँ अनीता की तरफ से। नहीं जीजू, आप माफ़ी मत मांगिए। जब मेरी बहन ही नहीं चाहती कि मैं यहाँ रहूँ तो हम यहाँ से चले जाएंगे। हाँ, इतने अपमान के बाद हम यहाँ नहीं रह सकते। दीदी, बस 1 महीना और एडजस्ट कर लो। अगले महीने की 1 तारीख को हम यहाँ से चले जाएंगे। मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम्हारे मन में इतना जहर क्यों भर गया है विनीता के लिए। जहर तो उसने भरा है मेरी जिंदगी में, मेरे अपनों को मेरे खिलाफ करके। कोई तुम्हारे खिलाफ नहीं है अनीता। हाँ, सब उसके दोस्त बन जाते हैं क्योंकि वो दिल की बहुत अच्छी है, और तुम जलती हो, उसकी बुराई करती हो, इसलिए सब तुमसे कतराते हैं। देखो, आज तुम्हारी इसी जलन की वजह से वो लोग यहां से जा रहे हैं घर छोड़कर। अभी तुम पर उसका जादू चढ़ा हुआ है ना, एक बार वो चली जाए तो सब ठीक हो जाएगा। गलत साबित होने के बाद भी अनीता के मन में विनीता के लिए जहर कम नहीं हुआ। वो तो बस खुश थी कि अनीता कुछ ही दिनों में वहां से चली जाएगी। एक दिन अनीता बाजार से लौट रही थी, तभी कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया। चुपचाप अपने सारे गहने और पैसे हमारे हवाले कर दो। ऐसे कैसे दे दूं? एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। लगता है तू ऐसा नहीं मानेगी। गुंडा अनीता पर डंडे से अटैक करता है। तभी विनीता वहां आ जाती है। खबरदार जो मेरी दीदी को हाथ भी लगाया। दीदी, अब पीछे हट जाओ। विनीता और गुंडों के बीच हाथापाई होने लगी। तभी एक गुंडे ने विनीता के सर पर जोर से वार किया, जिससे उसे गहरी चोट आ गई। इतने में लोग जमा हो गए तो गुंडे वहां से भाग गए। विनीता, ये क्या किया तूने? अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। कैसे हुआ ये सब? मैं बाजार से लौट रही थी, तब कुछ गुंडों ने मुझ पर हमला कर दिया। विनीता ने मुझे बचाया और उसी में उसे चोट लग गई। अब कैसी है विनीता? बेहोश है, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मेरी बहन ठीक हो जाएगी ना? घबराने की कोई बात नहीं है, पेशेंट को होश आ गया है, आप उनसे मिल सकते हैं। विनीता, विनीता, तुझे क्या जरूरत थी ऐसा करने की? तुझे कुछ हो जाता तो? ये तो मेरा फर्ज था दीदी। मैं कभी किसी को आपको नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। लेकिन तुझे कुछ हो जाता तो? आप मेरे लिए खुद से भी बढ़कर हो दीदी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। सुन रही हो अनीता, इसी बहन के लिए तुम्हारे दिल में इतनी कड़वाहट है, जिसने आज तुम्हारी जान बचाई। हाँ, आज समझ में आ रहा है कि मेरी आंखों पर जलन की पट्टी बंधी थी। मैंने इतनी प्यार करने वाली बहन से नफरत की। मैं तो तुम दोनों से माफी मांगने के लायक भी नहीं हूं। फिर भी दामाद जी, विनीता, हो सके तो मुझे माफ कर दो।
अरे अरे दीदी, आप बड़ी हैं, आप माफी मत मांगिए। मैं और विनीता आपको परेशान करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। हमने दूसरा घर भी देख लिया है दीदी। नहीं नहीं नहीं, तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे। बचपन से आज तक मैंने जितनी गलतियां की हैं, अब तो वक्त है उन्हें सुधारने का। अब मैं अपनी छोटी बहन को बहुत लाड करूंगी। मैं भी तेरी तरह अच्छी इंसान बनने की कोशिश करूंगी। आई लव यू विनीता। आई लव यू टू दीदी। तो इस तरह अनीता के दिमाग में भरी नफरत गायब हो गई और वो दोनों बहनें अच्छी बहन और अच्छी पड़ोसन बनकर रहने लग गई। लहसुन प्याज वाली बहू। आज के जमाने में जहाँ लोग चांद पर जा रहे हैं, वहीं पुष्पा जी 80 के दशक में जी रही हैं। पुष्पा नॉन वेज तो दूर, लहसुन प्याज खाने पर भी अपने घर वालों पर पाबंदी लगाकर रखती है। उसके डर से कोई भी उसके घर में लहसुन प्याज का नाम तक नहीं लेता। एक रोज पुष्पा के पड़ोस में एक बंगाली परिवार रहने आता है और नए घर की खुशी में अंतरा पार्टी देती है। मोहल्ले के सभी लोगों को बुलाती है, लेकिन पुष्पा के घर से कोई भी वहां नहीं जाता। पुष्पा के घर से किसी को ना आते देख अंतरा सोचती है, क्या हलो, कोई नहीं आया। आमी चाची, हम उनको खाना देकर आता है। अरे ऐसे कोई जाता है क्या? आटा हमार पड़ोसी, हम जाकर आता। अंतरा खाने की थाल सजाकर पुष्पा के घर जाती है और उसे खाना देती है। गृह प्रवेश का खाना, आप लोग नहीं आए, वो भी आ गए लेके। कितनी बदबू आ रही है इसमें से। मेरा घर इस लहसुन प्याज की बदबू से दूषित हो गया। पुष्पा गुस्से में थाली उठाकर फेंक देती है और उल्टियां करने लगती है। अंतरा को समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। तभी प्रेम वहां आकर कहता है, वो आंटी जी, मम्मी की बातों का बुरा मत मानिएगा। मेरी मम्मी को ना लहसुन प्याज की बदबू से भी नफरत है। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आपके इस अपमान के लिए आप मुझे माफ कर दें। आमी रिश्ते बुलाने को आया था। हमको यह नहीं पता था यहाँ की मोनो शायशे हैं। अंतरा वहाँ से चली जाती है और पुष्पा जी बड़बड़ाती हैं, ये नॉनवेज वाले लोग मेरे इस घर को दूषित कर गए। अब मुझे सफाई करनी होगी। गंगा जल से पूरे घर को साफ करना होगा। आग लग जाए इस औरत को, कल मुही गई की। ये सब देखकर प्रेम सोचने लगता है, मम्मी इस आंटी को देखकर ऐसे कर रही है तो प्रेमा को देखकर कैसे रिएक्ट करेंगी। अब मैं मम्मी से ये बात कैसे बताऊं कि मैंने प्रेमा से शादी कर ली है और वो इस घर की बहू है। कुछ दिनों के बाद प्रेम पुष्पा जी से सब कुछ बता देता है। तब पुष्पा जी कहती हैं, कोई बात नहीं, अब अगर शादी कर ही ली है तो ले आओ उसे घर। मुझे पता है मेरा बेटा कभी भी लहसुन प्याज वाली लड़की से शादी नहीं करेगा। अच्छे से जानती हूँ तुम्हें। प्रेम उसी वक्त प्रेमा को घर लाने के लिए निकल जाता है। उधर पुष्पा जी बहू के आने की खुशी में घर सजाने लगती है। प्रेम और प्रेमा कुछ घंटों में आ जाते हैं और पुष्पा बहुत खुशी से उन दोनों का स्वागत करती है। प्रेमा भी अपनी सास पुष्पा से मिलकर बहुत खुश होती है। दोनों की खुशी देखकर प्रेम का डर और बढ़ता जा रहा है और वो अपने मन में सोचता है, पता नहीं ये खुशी इन दोनों के चेहरे पर कब तक रहेगी। कहीं दोनों एक दूसरे की दुश्मन ना बन बैठे। प्रेमा कमरे में प्रेम से कहती है, तुम मुझे झूठ मूठ ही डरा रहे थे। तुम्हारी माँ खड़ूस है, लेकिन वो तो बहुत अच्छी है, मुझे कितना प्यार करती हैं। अब हम सास बहू देखना कैसे मिलकर इस घर को स्वर्ग बना देते हैं। अच्छा, वो तो वक्त ही बताएगा। अगले दिन पुष्पा प्रेमा को रसोई में भेजती है। बहू, आज तेरी पहली रसोई है, कुछ ऐसा बना के सब उंगलियां चाटते रह जाएं। तब तक मैं मंदिर जाके आती हूँ। जी सासू माँ। प्रेमा ने आज तक बिना लहसुन प्याज के खाना नहीं बनाया था और ना ही कभी खाया था, इसलिए वो सभी खानों में भर भर के लहसुन प्याज डाल देती है।
लहसुन की महक से पुष्पा का पूरा घर महक जाता है। अब पुष्पा जी के शब्दों में लहसुन की बदबू से आस पड़ोस के लोग पुष्पा के घर से लहसुन की खुशबू आते देख अचंभित हो जाते हैं। पुष्पा के घर से ऐसा स्मेल? बड़ा कहती है, लहसुन खाते हो तुम लोग। अब क्या हुआ, खुद के घर में ही बन रहा है ना? सुना है आजकल बहू आई है, ऐसा हो सकता है कि वो लहसुन प्याज खाती होगी। बाहर हम लोगों को ताना दिया करती थी, हमारे घर का ना कुछ खाती ना पीती। अब देखते हैं अपने ही घर में कैसे रहेंगी ये मैडम। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, मैं तो बैठकर ड्रामा देखूंगी। पिक्चर देखने के लिए बहनों तैयार हो जाओ। और जैसे ही पुष्पा मंदिर से वापस आती है, बदबू से वो उल्टियां करने लगती है और चिल्लाती हुई कहती है, ये मेरे घर में किसने मांस बनाया, मुझे मरवा कर ही दम लेंगे। पुष्पा के उल्टी रुकने का नाम ही नहीं लेती। आवाज सुनकर प्रेमा रसोई से चली आती है और कहती है, सासू जी, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना रसोई से। मैंने एक नंबर खाना बनाया है, आप ना उंगलियां चाटते रह जाएंगी। पुष्पा रसोई में जाती है और सारा खाना उठाकर बाहर कुत्तों को फेंक देती है। सासू जी, ये क्या किया आपने? कितनी मेहनत से मैंने ये बनाया और आपने फेंक दिया। चुप, एकदम चुप। तुम्हें पता नहीं इस घर में ये सब मना है, फिर भी तुमने बनाया। मेरे घर को अपवित्र कर दिया तुमने। प्रेमा पूरी तरह से शॉक्ड। नहीं, ये मुझे नहीं पता था। अगर पता होता तो मैं कभी भी प्रेम से शादी नहीं करती। मैं वो बिना लहसुन प्याज का बीमारों वाला खाना नहीं खा सकती हूँ। डर से प्रेम वहां से चला जाता है। पुष्पा पूरा दिन घर साफ करती रहती है और सारा सामान बाहर फेंक देती है। उधर प्रेमा पूरे दिन भूखी रहती है और रात में भूख के मारे वो बाजार से अपने पसंद की प्याज कचौड़ियाँ खाने चली जाती है। ये ससुराल नहीं, किसी पागल खाने से कम नहीं है। कितनी लाल लाल कचौड़ियाँ हैं, मन करता है सब खा जाऊं, लेकिन पेट में इतनी जगह कहाँ। प्रेमा पेट भर के कचौड़ियाँ खा लेती है और अपने ससुराल वापस चली जाती है। लेकिन प्रेमा के मुंह से प्याज की बदबू आने लगती है, जिससे पुष्पा का खून खौल उठता है और वो कहती है, प्याज नहीं खाओगी तो मर नहीं जाओगी। मेरे खाने से आप भी मर नहीं जाएंगी। आपके घर में मना है ना प्याज लहसुन, बाहर तो नहीं है। मेरे घर में रहना है तो ये सब छोड़ना होगा। नहीं छोड़ सकती, आप ही रहिए यहाँ। प्रेमा प्रेम और उसके घर को छोड़कर अपने मायके चली जाती है। उधर प्रेमा के बिना प्रेम अधमरा हो जाता है, लेकिन पुष्पा से कुछ नहीं कह पाता। दिन बीतने लगते हैं और एक रोज पुष्पा फिसल कर गिर जाती है। हाय मेरी कमर, उठाओ मुझे। प्रेम पुष्पा को उठाता है और डॉक्टर को बुलाता है। माँ, कितनी बार तुम्हें कहा है कि इतना काम मत किया करो, उम्र हो गई है आपकी। अरे तो कौन करेगा, एक बहू भी लाया तो ऐसी कि मेरे घर को अशुद्ध कर गई। क्या माँ, कब समझोगी आप? डॉक्टर आते हैं और कहते हैं, आपको कुछ नहीं हुआ है, उम्र के साथ हड्डियां कमजोर हो गई हैं। अगर आप जीना चाहती हैं तो लहसुन का सेवन आपको करना ही होगा, नहीं तो आपको पैरालिसिस मार सकता है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं लहसुन नहीं खा सकती। तो फिर बेड पर रहने का जुगाड़ कर लीजिए। पुष्पा को अपने आप से बहुत प्यार है। डॉक्टर की बातों को वो रात भर सोचती रहती है और अगले दिन खुद ही लहसुन मंगवा कर खाने लगती है। ये देखकर प्रेम खुशी से पागल हो जाता है और कहता है, क्या माँ, आज ये लहसुन कैसे खाने लगी? अब क्या मर थोड़ी ना जाऊंगी। मैंने बहुत गलत किया। लहसुन प्याज शौक नहीं, ये शरीर की जरूरतें भी है। प्रेम प्रेमा को घर ले आता है और सब खुश हो जाते हैं।